बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सास अपने कपड़े मुझसे रोज धुलवाती और धुले हुए कपड़े बगैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मैं हैरान रहती थी कि ऐसे तो बदबू फैल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी सास किसी को भी अपनी अलमारी के करीब न जाने देती थी। एक रोज मैं राज जानने के लिए जैसे ही सास की अलमारी में कपड़े रखने गई तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां तो मेरा नाम बतूल था। मेरी शादी को साल होने वाला था। मेरी सास शुरू दिन से ही मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी ताज्जुब भरी हरकत मुझे बहुत खटकती थी। मेरी सास का नाम सकीना है, जिनका ताल्लुक खाते पीते घराने से है। मेरे ससुर का कपास का अपना कारोबार था। वो मिजाज के बहुत सख्त आदमी थे। उनके सामने कोई नहीं बोलता था और अम्मा तो उनसे दबके ही रहती। मेरे ससुर के कारोबार में मेरे शौहर उनका हाथ बटाते। मेरी सास बहुत मशकूक हरकतें करती थी। उनके पास एक पुराने तर्ज का संदूक मौजूद था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाले रखती। शादी के दूसरे दिन से ही मैं सब देखती आ रही थी। वो हर रोज अपने कपड़े मुझसे धुलवाती और फिर बगैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मुझे बहुत हैरानी होती कि वो ऐसा क्यों करती है। मैंने एक दिन तंग आकर अपने शौहर को अम्मा की हरकतों का बताया तो वो मुझसे झगड़ने लगा। बदलिहाज औरत, क्या फजूल इल्जाम लगा रही हो मेरी माँ पर। मैं बहुत रंजीदा हुई कि क्यों उसने मेरी बात का यकीन न किया। अम्मा के रोज कपड़े धुलवाने की आदत से मैं बहुत तंग आ गई थी। मैंने अम्मा से बातों बातों में कहा, अम्मा मैं थक जाती हूँ, कपड़े धोने के बाद क्या मैं किचन का काम संभाल लूँ? लेकिन उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया। मुझे मजीद परेशानी हुई कि अम्मा ऐसा क्यों करती है। मैं अम्मा के कमरे में खाना देने जा रही थी जब मुझे अम्मा की कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो मुझे अम्मा वो संदूक बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है जो अम्मा उसे छुपाए रखती हैं। वो चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती हैं। आज से 2 रोज़ पहले की बात है, जब रात प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली, मुझे अम्मा रात के आखिरी पहर किचन में जाती नजर आई। मैं हैरत में थी कि अम्मा रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। अम्मा ने अपने हाथ में खाने की एक ट्रे थाम रखी थी। मैं उनको देख रही थी। इतना खाना वो कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, अम्मा ये खाना आप कहाँ लेके जा रही हैं? तो वो बोली, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं परेशानी के आलम में उनको जाता देखती रही, क्योंकि रात का खाना अम्मा हम सबके साथ खा चुकी थी। अम्मा सीधी अपने कमरे की जानिब चली गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि ये क्या माजरा है। अम्मा ये सब हरकतें क्यों करती हैं? मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह मामूल के मुताबिक अपने सारे काम किए और अम्मा के कपड़े धोए। आज भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि अम्मा आप अपने सारे गीले कपड़े अलमारी में रखती हैं तो बदबू पैदा क्यों नहीं होती? आपके कपड़े ऐसे ही रहते हैं। तो अम्मा मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी मुझे खारिश रहती है जिसमें सूखे कपड़े काटते हैं मुझे, इसलिए मैं गीले कपड़े ही पहनकर सोती हूँ। बस इसी वजह से सुकून आता है। ये बीमारी मुझे शादी से पहले से है। उनकी बात पर मुझे अब भी यकीन न आया, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वो मामूली बातें तो बिल्कुल भी नहीं थी जिनको नजरअंदाज किया जा सकता था। मैंने उनकी बात पर सर हिलाया और अपने काम में लग गई। सास ने रोज की तरह अपने धुले गीले कपड़े उठाए और अपने कपड़े की तरफ बढ़ गई। मुझे बेचैनी ने आन घेरा। मैं भी उनके पीछे जाने ही लगी थी कि मेरे शौहर अली घर में दाखिल हुए। अली घर के इकलौते सपूत थे और मिजाज में बरहमी बाप से ही मिली थी। मैं मुतमईन थी, बस कमी थी तो एक औलाद की। अली ने मुझसे अपनी खाते वाली किताब का पूछा और कमरे में चले गए। मैंने अम्मा के कमरे में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और अली के पीछे ही कमरे में चली गई कि कहीं उनको मेरी कोई जरूरत न पड़ जाए। खाता ढूंढने में कुछ देर तक अली जा चुके थे। मैं भी बाहर किचन में चली गई, जहाँ मेरी अम्मा पड़ोसन को कुछ हिदायत दे रही थी, जिनकी बहू भी हामला थी। अम्मा ने मुझे आते देखा तो अपने पास बुला लिया। मैंने उनको सलाम किया और चाय बनाने के बहाने उठ गई। उनकी नजरें मुझे खुद का पीछा करती हुई महसूस हुई। मैंने किचन में खड़े ही कुछ आवाजें सुनी जो हमारी पड़ोसन की थी। वो अम्मा को मुझे किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने का बोल रही थी। मुझे उनकी बातों पर अपने अंदर खालीपन महसूस हुआ। रात का वक्त था जब सब अपने कमरों में सोने जा चुके थे। अचानक मुझे बादल गरजने की आवाज सुनाई दी और मैं डर कर उठ गई। मुझे याद है कि मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, बारिश में गीले हो जाएंगे। मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, बारिश में गीले हो जाएंगे। मैं जल्दी से पाँव में चप्पल पहनकर बाहर भागी, पर जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मेरी आंखें बाहर उबलने को थीं। छत के बीचों बीच अम्मा खड़ी थी। वो भी शायद किसी काम से आई थी, लेकिन क्या उन्होंने वही सूट पहना था जो मैंने धोया था? अम्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो घबरा गई और बोलने लगी कि वो भी कपड़े उतारने आई थी। मुझे फिक्र थी कि तुम्हारी मेहनत जाया हो जाएगी।
یہ سب بولتے ہوئے مسلسل ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور کپڑے اتارنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے چلی گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دماغ میں الجھنوں کا حال تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ روز بروز اماں کی عجیب حرکتوں نے مجھے الگ راستے کا ہی راہ دکھا دیا۔ نہ جانے کیا راز تھا ان سب عجیب و غریب حرکتوں کے پیچھے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانا، میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ کھل گئی، کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں ساس کے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے ان کے کپڑوں سے وہی چابی ملی جو ہر وقت وہ اپنے گلے میں ڈالے رکھتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو اماں کے راز کا پتہ چل ہی جائے گا کسی بھی حال میں۔ میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور جلدی جلدی قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھانے لگی۔ جیسے ہی میں اماں کے کمرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ الماری میں منہ دیے کچھ کر رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں نے قدموں کی آواز پر چھٹ سے الماری بند کر دی اور میری طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، جیسے اپنی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا کرنے آئی ہو۔ میں نے بھی ان کو کچھ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ اماں یہ آپ کی چابی مجھے کپڑے دھوتے ہوئے ملی ہے۔ اماں کی آنکھیں چابی دیکھتے ہی چمک اٹھیں۔ اماں نے فوری میرے ہاتھ سے چابی کھینچی اور بولی، شکریہ، میں صبح سے ہی چابی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں رکھ کے بھول گئی ہوں۔ اماں کی بات پر میں نے بھی کھوکھلی ہنسی چہرے پر سجائی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں کا صرف ایک چابی کے لیے اس قدر بے چین ہونا عام بات نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچ تک کیسے پہنچوں، کیونکہ اماں تو اپنے کمرے سے نکلنے والی نہیں تھی۔ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے علی سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو جب سب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، علی کیوں نہ اس پر اماں اور ابا کو کہیں گھومنے بھیجا جائے، آخر وہ بھی انسان ہیں، تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا۔ اماں اور ابا دونوں ہی مصروف رہتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنائے نا۔ میری بات سن کر علی سوچ میں پڑ گئے اور بولے، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا ابا کے مزاج کا، ان کو ایسی چیزوں سے سروکار نہیں۔ میں بات کر کے دیکھوں گا۔ علی نے ابا جی سے بات کی تو انہوں نے قطعاً انکار کر دیا۔ مجھے اپنا منصوبہ خاک ہوتا محسوس ہوا۔ کچھ دنوں بعد ہی کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں اماں کو شادی پر جانا پڑ گیا۔ ابا اور علی تو صبح سویرے ہی جا چکے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا میرے پاس۔ میں نے جلدی سے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں کا کمرہ گھر کے تمام کمروں سے بڑا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں گھماتی سوچنے لگی کہ کیسے راز تک پہنچا جائے۔ ایک ایک چیز کو میں نے اچھے سے دیکھا کہ شاید اماں کسی چیز میں چابی رکھ کے گئی ہوں۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ لگی جو اماں کے راز تک پہنچا سکے۔ میں مایوس باہر جانے لگی کہ میری نظر الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چھری یا کسی اوزار سے اسے کھولا جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے میں کچن کی طرف بھاگی اور وہاں سے چھری لا کر الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر بری قسمت کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ اتنا تردد کرنے کے بعد بھی لاک نہ کھل سکا۔ اب میں اس راستے میں کیسے پہنچوں جس نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں؟ اماں کا وہ راز سامنے لے آؤں۔ میں اماں کے کمرے سے باہر مایوس ہو کے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ ساری کڑیاں کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ آخر کوئی کیوں گلے میں چابی ڈال کر گھومے؟ ایسی بھی کیا بات ہے یا ایسی بھی کیا چیز ہے جو بہت قیمتی ہے اور اماں وہ سب کی نظروں سے بچانا چاہتی ہیں؟ میں تو سوچ کر بھی تھک چکی تھی۔ آخرکار ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کیوں نہ میں اماں کے کمرے میں رات کو چھپ جاؤں اور سارا کچھ دیکھوں کہ آخر وہ کرتی کیا ہیں، ان گیلے کپڑوں کا کیا راز ہے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب سب کے سامنے سچ لا کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اماں انتہائی طیش کے عالم میں میرے کمرے میں آئیں اور غصے سے بولنے لگیں، تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے، ذلیل لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ آخر کیا لینے گئی تھی تم وہاں؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گئی تھی؟ اماں لال پیلی ہوتی مجھ پر برس رہی تھی۔ میں ان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی؟ وہ بھی شاید میری سوچ پڑ چکی تھی۔ تبھی میرے آگے لہرائیں کہ اپنے کالے کرتوت کر کے وہی چھوڑ آئی تھی تم۔ آنے دو آج تمہارے شوہر کو، بتاتی ہوں اسے کیسے اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اگر علی کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے، اماں مجھے معاف کر دیں، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں منہ بسورتی باہر چلی گئی۔ میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اماں علی کو کچھ نہ بتائیں۔ شکر تھا کہ اماں نے ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس دن کے بعد اماں کی نظریں ہر وقت مجھے کھوجنے میں لگی رہتی۔ میں اب سب چھوڑ کر ان کا خیال رکھتی۔ ان دنوں کاروبار کی وجہ سے ابا کو اور میرے شوہر کو 15 دن کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس اکیلے تھے۔
मेरी सास मुझे दिन रात काम में मसरूफ रखती। उन दिनों मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे किसी बात का भी पता लगाना है। अम्मा मुझे रात गए काम पे लगा देती। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान रहती कि आखिर अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ। मैं और अम्मा एक ही कमरे में सोते रहते थे, लेकिन अभी तक अम्मा ने मेरे सामने कोई हरकत ना की थी। लेकिन अभी तक अम्मा ने मेरे सामने कोई हरकत ऐसी ना की थी जिससे मेरा शक उन पर जाए। ये अब्बा के जाने के 5वें दिन की बात है, जब अम्मा को मैंने किचन से काफी सारे खाने की चीजें ले जाते देखा। वो सारा सामान एक थैले में भर रही थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि अम्मा ये सामान कहाँ लेकर जाएंगी और किसको देंगी। अभी मेरी हैरत दूर न हुई थी कि अम्मा मुझे वापस आती दिखाई दी। मैं जल्दी से उनके आने से पहले सोने के लिए लेट गई। अम्मा ने कमरे में आकर वो थैला बेड के नीचे रखा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है। अम्मा का बेड के नीचे थैला रखने का मकसद क्या है। मेरी तो सांसें ही रुकने लगी। अम्मा की उल्टी सीधी हरकतों से अब मुझे बेहद खौफ महसूस होता। वो जो करती थी आम बातें तो नहीं थी जिनको नज़रअंदाज किया जा सके। मैंने दिल में आयतुल कुर्सी का व्यर्थ किया और आगे की कार्रवाई का इंतजार करने लगी कि अब अम्मा क्या करेंगी। लेकिन वो अपने पलंग पर घोड़े गधे बेचकर सो चुकी थी। मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी। अम्मा ने मुझे मजबूर कर दिया अपनी हरकतों से कि मैं हकीकत तक पहुंचूं। मैंने वो सारी रात आंखों में गुजारी और सोचती रही कि इस सब से निकलने का हल क्या है। आज अम्मा की कुछ सहेलियां घर आ रही थीं। अम्मा ने मुझसे सारा खाना बनाने का बोला। मैंने खाना तैयार करके अम्मा को बताया। तब तक उनकी सहेलियां भी आ चुकी थीं। वो भी अच्छे खाते पीते घरों से थीं। अम्मा ने उनसे मेरा तारुफ करवाया। वो सब अच्छी थीं सिवाय एक के, जो मुसलसल तंज के तीर अम्मा पर बरसा रही थीं। वो शायद अम्मा को काफ़ी अजीज़ थीं, तभी चुपचाप वो बर्दाश्त करती रहीं। खाने का वक्त हुआ तो अम्मा ने मुझे अपने कमरे से पानदान लाने को कहा कि खाने के बाद सब पान खाएंगे। मैं अम्मा के कमरे में आई और पानदान बाहर ले जाने लगी। अचानक मेरा पाँव मुड़ा और पानदान नीचे गिर गया। अभी मैं दर्द से न संभली थी कि सामने पड़ी चीज़ को देखकर मेरी नज़र उस पर जम कर रह गई। ये वही चाबी थी जो मुझे अम्मा के राज तक पहुंचा सकती थी। मैंने झपटने के अंदाज में वो चाबी ली और उसे अपने पल्लू के नीचे छुपा लिया। मैं पानदान समेत बाहर चली गई जहां अम्मा मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने पानदान अम्मा के सुपुर्द किया और खुद सर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में आ गई। मुझे बेहद खुशी थी कि आज रात अम्मा के सोने के बाद मैं इस राज तक पहुंच जाऊंगी जो अम्मा हम सबसे इतने सालों से छुपा के आ रही हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो उनको ये करने पर बेबस करती है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी जब अम्मा की आवाज़ सुनाई दी थी। वो शायद चाय का बोल रही थी। मैंने गहरी सांस भरी और किचन में आ गई। मैंने चाय का पानी चूल्हे पर रखा और पत्ती डालने लगी, पर अचानक ही पत्ती की खुशबू से मुझे चक्कर आने लगे। अम्मा जो किचन से कुछ लेने आ रही थी, मुझे सर थामता देखकर फौरन मेरी तरफ बढ़ी और मुझे गिरने से बचा लिया। अम्मा ने जल्दी से मुझे लिटाया और डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने जो बोला उसे सुनकर तबीयत पर छाई सारी कसाफत दूर हो गई। दिल में जैसे खुशियों की नई कौंपलें फूट पड़ी थी। मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख सुख में बदल दिया। अम्मा तो मेरे सदके वारी जा रही थी। अम्मा ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। आखिर वो भी दादी बनने जा रही थी। मैं जब हामला हुई तो एक दिन अम्मा मेरे पास एक बोसीदा सी कमीज लेकर आ गई जो काफ़ी गीली थी। मुझे उसे देखते ही कराहट महसूस हो रही थी। अम्मा ने मुझे वो कमीज पहनने को कहा। मुझे हैरत हुई, अम्मा मुझे ये कमीज क्यों दे रही हैं, वो भी इस कदर गंदी। अम्मा की बात पर मैंने सिरे से इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं पहनूंगी। तो अम्मा बोली, जब मैं हामला हुई थी तब मैंने यही पहनी थी क्योंकि तुम्हारे ससुर को वारिस चाहिए था और यही इस घर की रीत है। चाहे कुछ भी हो जाए, पहली औलाद वारिस होगी। तुम्हारे ससुर ने सख्ती से कहा है कि उनको पहला सपूत अपने खानदान का नाम चलाने वाला चाहिए, वरना अपने घर बैठने को तैयार रहना। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अम्मा की बातें सुनकर मुझे धचका सा लगा। अब्बा आखिर इतनी कड़वी बातें कैसे कर सकते हैं। वारिस का इस कदर गुरूर। मैं रोने लगी तो अम्मा ने मुझे चुप करवाया और कमीज पहनने की ताकीद करती वहां से चली गई। मैं अजीब नजरों से पास पड़ी पुरानी फटी कमीज को देखने लगी जो काफी बुरी हालत में थी। मैंने सोच लिया था कि किसी कीमत पर मैं ये कमीज नहीं पहनूंगी। मैं अम्मा के कमरे के बजाय अपने कमरे में थी जब मुझे खिड़की की आवाज सुनाई दी। मैं डर गई। मेरे और अम्मा के अलावा कौन हो सकता है। उस वक्त मैं हिम्मत करके उठी और बाहर की जानिब कदम बढ़ाया। आज फिर मामूल की तरह अम्मा खाना लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मुझे समझ ना आया कि क्या करूं। मैं भी छोटे कदम उठाती उनके पीछे चली गई। अम्मा अपने कमरे में आई और टेबल पर चाय रखी। एक नज़र इधर उधर देखा, बेड के नीचे रखा संदूक को निकाला और उसे खोलने लगी। जैसे ही अम्मा ने वो संदूक खोला, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। उस संदूक में मौजूद चीज़ों को देखकर मैं हैरत ज़दा हो गई। पूरे संदूक में तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे। अम्मा ने उनमें से एक खिलौना निकाला और संदूक को वापस ताला लगा दिया। मैं हैरान कुन नज़रों से ये सारा मंजर देख रही थी, जिसके बाद अम्मा चलती हुई अलमारी के पास आई और उसे खोला।
जो ही अम्मा ने अलमारी के पार्ट खोले, मेरी रूह लर्ज गई, जिस्म बेजान सा होने लगा। अलमारी का दरवाज़ा खोलते ही अम्मा ने उसे साइड पर खिसकाया जहाँ कोई खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैंने डरते डरते उस जगह पर अम्मा के पीछे कदम रखे। मेरे जिस्म की कपकपाहट, टांगों की लर्जिश मुझे वाज़े महसूस हो रही थी। अम्मा एक रास्ते से गुजरकर छोटे से कमरे की तरफ चली गईं। मैं उनके पीछे दीवार में छुप गई, पर अपने सामने का मंजर देखते ही मेरी आंखों की पुतलियां फैल गईं। जुबान जैसे गुम होकर रह गई। मैं किसी पत्थर की मूरत की तरह पथराई नज़रों से सामने देख रही थी, जहां अम्मा किसी 25-30 साल की लड़की को वो खिलौना देकर खाना खिला रही थी। मेरे हवास साथ छोड़ने लगे थे, वो भी कुछ अलग सी थी। इससे पहले कि मैं गिर पड़ती, मैंने पास पड़ी ट्रे को थामा। अम्मा पीछे आहट पाते ही चौकन्ना हो गई। वो मुड़कर मुझे देखने लगी। मुझे देखते ही उनका रंग फक हो गया, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उनको भी समझ आ चुकी थी कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। अम्मा ने खुद को संभाला और मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुझे अम्मा पर बेहद गुस्सा था। ये सब वो क्या खेल रचा रही हैं? मैंने उनसे सवाल किया, कौन है ये बच्ची और इस तरह इसे सबसे छुपा कर क्यों रखा है? इस तरह इसे सबसे छुपा कर क्यों रखा है आपने इतने सालों से? अगर आपने मुझे सच्चाई से आगाह ना किया तो मैं अभी अब्बा को फ़ोन करके बुला लूंगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। मेरी धमकी कारआमद साबित हुई और अम्मा सारी कहानी बताने लगी। मेरी जब शादी हुई हम बहुत गरीब थे। मेरी अली के अब्बू से शादी हुई। अली के अब्बा काफ़ी गर्म मिजाज के मालिक थे, शुरू से ही जालिम जाबिर। उन्होंने शादी के बाद से ही मुझे कोई सुख ना दिया। शादी के तीसरे माह ही उन्होंने और उनके घर वालों ने वारिस की रट लगा ली। उन्हें बेटी के नाम से नफरत थी कि हमें अब वारिस चाहिए। अली के बाबा मुझे दिन रात ताने देते। मैं बहुत परेशान रहने लगी। इन सब बातों की वजह से अम्मा ने मेरे लिए पीर बाबा के मज़ार पर मन्नत मानी कि मुझे औलाद हो जाए, और मैं हर रोज़ इस मन्नत का दिया जलाने मज़ार पर जाने लगी। एक रात मैं वापस आ रही थी कि मेरे कानों में सरगोशी हुई। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। मैं फौरन आवाज़ की तरफ लपकी। जंगल में दरख्त के बिल्कुल साथ एक सफ़ेद कपड़े में बच्चा लिपटा मिला। मेरी रूह लर्ज गई कि कौन मनहूस बदनसीब है जो इस तरह अपनी औलाद को बेयारो मददगार छोड़कर चला गया। मैंने उस बच्ची को लिया और घर आ गई। शायद खुदा की तरफ से मेरे लिए ये इनाम था, मेरी दुआओं का। मैंने उसे सबसे छुपा कर रखा। मेरी जिस भी चीज़ को ये छूती इसमें बरकत हो जाती। ये मेरी आजमाई हुई बात है। जब जब ये मेरे गीले कपड़ों को छूती तो मेरे घर के रिस्क में बरकत होती। इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था। मैं उसे छुपा कर रखती। अगर मैं कभी अली के बाबा के सामने बेटी का जिक्र भी करती तो वो बरहम हो जाते और बोलते कि बेटियां तो सिर्फ बदनाम ही करवाती हैं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी मनहूस अगर मुझे बेटी हुई तो उसे मैं अपने खुद हाथों से दफना दूंगा। मुझे सिर्फ मेरा वारिस चाहिए जो मेरी तरह हो, एक मर्द जो मजबूत और ताकतवर भी। मुझे उनकी सोच पर अफसोस होता, लेकिन मैं बेबस कर ही क्या सकती थी। जैसे कैसे ये बड़ी हुई, मेरे दिन बदल गए। कारोबार में बरकत होने लगी। मैंने कहीं सुना था कि जो बच्चे ऐसे होते हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने उसे अपनी औलाद के लिए दुआ करवाई तो अल्लाह पाक ने मुझे अली अता किया। मैं बहुत खुश थी, पर दिल में बहुत अजीब सा डर भी था कि ये कहीं सामने ना आ जाए, इसलिए छुपा कर रखा। जो कमीज़ तुमको दी वो उसने मुझे अली के वक्त दी थी, तभी मेरा अली हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। अम्मा की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब बाकी सोच पर यह हमारा माशरा है। वारिस होना औरत की ज़िंदगी का मकसद बना दिया जाए, उसे ज़हनी अजियत दी जाए। मैं अम्मा से माफ़ी मांगने लगी कि मैंने उनको गलत समझा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरा फ़ोन बजा। जो खबर सुनने को मिली, ऐसा लगा मानो किसी ने कानों में पिघला सीसा डाल दिया हो। अली का और उसके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों टांगों से माजूर हो गए थे। ये सुनकर अम्मा तो बेहोश हो गई। मेरी अपनी हालत बहुत बुरी थी। मेरे ससुर बहुत बुरी तरह बिखरे थे। उनका सारा गुरूर झाग की तरह बैठ गया। उनके तकब्बुर की सज़ा उन्हें मिल चुकी थी। मैं अपने नसीब पर सब्र कर गई, क्योंकि रब बेहतर लेकर बेहतरीन अदा करता है। मैं हर हाल में खुश थी। बस अली की बेबसी मेरा कलेजा चीर लेती थी। इन सब हादसों ने अम्मा को चारपाई से लगा दिया। मैं उस लड़की को बाहर ले आई और अपने साथ रखने लगी। उस लड़की से अलग ही उनसियत थी। अपने घर को बिखरे देखकर मैं ये सोचती थी कि जो लोग मरते हैं तो गुरूर किधर जाते हैं। बेटियों से नफरत का प्रचार करने वाले सारी जिंदगी बेटों का रोब पा लेते हैं। आखिर में जिन बेटियों से वो नफरत करते हैं वही बेटियां उनका सहारा बनती हैं। औरत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। औरत की इज्जत करनी चाहिए। जो बाप अपनी बेटी से नफरत करते हैं उनको बताते चलें कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी उनको उनकी बेटियों से ही मिलती है। इसलिए अपनी सोच बदलें ताकि हमारा माशरा एक साफ और अच्छा माशरा कहलाए।